नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और देश की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां आतंक से जंग जारी है। बीते 2 दिनों में 4 जगहों पर आतंकवादियों ने दस्तक दी है। कहीं प्रवासी मजदूरों के ऊपर हमला किया गया तो कहीं सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई है। सबसे पहले आपको 4 तस्वीरें इस आतंक से जो जंग चल रही है उससे जुड़ी दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अनंतनाग, खानयार, बांदीपोरा और बड़गांव की ये चारों तस्वीरें हैं। ये चारों इलाके गोलियों की आवाज़ से सहम गए। यहाँ पर आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई तो सुरक्षा बलों ने भी उन्हें गोलियों से ही जवाब दिया। अब बारी बारी से आपको इन इलाकों से जुड़ी जानकारी देते हैं, कहाँ क्या हुआ। पहले बात अनंतनाग की, जहाँ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। अनंतनाग की हल्कान गली में ये मुठभेड़ चल रही है। यहां आतंकवादियों के नजर आने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकवादियों ने फायरिंग की, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। श्रीनगर के खानयार में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 1 से 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। हमले में सीआरपीएफ के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों के घायल होने की खबर है। बांदीपोरा में भी कल आतंकी हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने पनार इलाके में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों को देखा, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनका पीछा किया तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आतंकी जंगलों की तरफ भाग निकले। फिलहाल आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में शुक्रवार रात आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी। दोनों मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सबके बीच सियासी रंग भी दिखने लगा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आतंकी हमलों की जांच होनी चाहिए। आतंकवादियों को मारने के बजाय उनको पकड़ना चाहिए और पता करना चाहिए कौन इसके पीछे है। कहीं कोई ऐसी एजेंसी तो नहीं जो उमर सरकार को अस्थिर करना चाहती है। ये बयान फारूक अब्दुल्ला ने दिया है और इस पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। मैं इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हो कैसे रहा है, इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्रहित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। और अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे। श्रीनगर के खानयार की ये तस्वीरें हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी है। जिस घर में आतंकी छिपे उसमें धमाके के बाद भीषण आग लग गई। अब इसका अपडेट स्टेटस क्या है ये भी आपको बताएंगे। आपको बताएं कि आतंकियों के छुपे होने की यहाँ पर सूचना मिली थी, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और उसके बाद एनकाउंटर के दौरान ही भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गई जिस मकान में आतंकी छुपे हुए थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है और चारों तरफ सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ। दरअसल ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि एक तरफ आतंकियों से मोर्चा लेना है और दूसरी तरफ जो सिविलियन हैं, यानी कि जो आसपास रिहायशी इलाके हैं, वहां पर किसी को कोई नुकसान, किसी आम नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका भी ध्यान सुरक्षा बलों को रखना पड़ता है। तो दोहरी चुनौती हो जाती है। जबकि आतंकवादी एक प्रकार से शील्ड की तरह से इस्तेमाल करते हैं इन रिहायशी इलाकों को। अपने छुपने का ठिकाना जानबूझकर वो ऐसी जगह पर बनाते हैं जिससे कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन सुरक्षा बल भी मोर्चे पर डटे रहे और आतंकवादियों से मुठभेड़ चलती रही। भीषण वहां पर धमाका हुआ, उसके बाद धुएं का गुबार वहां पर उठा। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज़्यादा तमाम पहलुओं पर जानकारी के लिए। राजीव, सबसे अहम सवाल तो इस समय यहाँ पर यह है कि एक के बाद एक ये आतंकी घटनाएं क्यों हो रही हैं?
ये क्या दर्शाता है? ये आतंकियों और उनके आकाओं की बौखलाहट को दर्शाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, ये न केवल आतंकियों को रास आ रहा है और बल्कि उनके पाकिस्तान में जो बैठे हुए आका है, उनको भी सुहा नहीं रहा है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के माहौल को फिर से खराब करने की कोशिश है। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी तय कर लिया है कि आतंकियों के इस नापाक मंसूबे को किसी भी तरह कामयाब नहीं हो पा रहे होंगे। पिछले 24 घंटे के अंदर देखें तो जिस तरह से बडगाम के मागम इलाके में 2 निर्दोष मजदूरों पर जो है आतंकी हमला करते हैं और उसके बाद जो भाग जाते हैं। ये निर्दोष मजदूर कौन है? जो जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए वहां पर आए हुए हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। ये जल विभाग में काम करते थे ताकि लोग को एक बेहतर जो है पानी मिल सके, जल सुविधा मिल सके। इसके अलावा 3 और की बात करें, 3 इनकाउंटर की बात करें, बांदीपुरा में जो है सेना के कैंप पर जो फायरिंग करते हैं, उसके बाद जंगल की ओर भाग जाते हैं। सेना पूरा घेराबंदी करके उन्हें तलाशी ले रही है। ऐसे ही खबर जब सेना को मिली कि अनंतनाग के इलाके में भी आतंकियों को छुपे होने की खबर मिली, उसके बाद सेना ने ऑपरेशन लॉन्च किया। नतीजा ये हुआ कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया। तीसरा अगर अब बात करें खनियार की बात करें श्रीनगर में, यहाँ भी आतंकी छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों के बकाया पास इनपुट थी और जैसे ही कम से कम 10 से 12 घर अगर बात करें तो 10 से 12 घरों में वहां पर तलाशी अभियान चलाया गया था और उसी दौरान जो है आतंकी जो है सुरक्षा बल पर फायर करते और उसके बाद जो जितने सिविलियन पॉपुलेशन जो होता है, खानियार अगर बात करें तो खानियार में बहुत ज्यादा एक कंजेस्टेड पॉपुलेशन है। उसके बावजूद जो है एक एक करके लोगों को बाहर निकाला गया और फायरिंग के दौरान जो होता है आतंकियों से गोलाबारी के दौरान एक घर में आग लग गई और उसके बाद जैसे आग लगती है उसके बाद तुरंत लोगों को निकालने के लिए बाहर निकालने के फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद थी। एक आतंकी वहां मारा गया और जितने सारे लोग थे सब कुछ सुरक्षित बाहर निकाल गया और यह भी कोशिश किया कि बाकी और घरों में आग न फैले। तो कह सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर आतंकियों ने 4 कोशिश किया और 3 जगह 3 आतंकी मारे गए, 2 मजदूर बेशक घायल हुए, लेकिन जो आतंकियों की जो नापाक एक जो कोशिश है उसको जो है किसी सूरत हाल में कामयाब नहीं होने दिया गया सुरक्षा बलों की तत्परता की वजह से। जी, मैं खानियार का यहाँ पे खास तौर से जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, काफ़ी घनी बस्ती वहाँ पर है। आपने बताया कि एक मकान में आग लग गई थी, एक आतंकी मारा गया। क्या एक ही आतंकी वहाँ पर मौजूद था? क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि 1 से 2 आतंकी शायद वहाँ पर हो सकते हैं। क्या इसको लेकर अपडेट है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि उसमें 2 या 3 आतंकी छुपे हुए थे, एक और आतंकी को होने की खबर थी। लेकिन जैसे ही सुरक्षा बलों ने घेराबंदी किया और उसी दौरान एक जो टेररिस्ट ने जो फायर किया सुरक्षा बलों पर, उसी दौरान हो सकता है कि संभावना ये जताई जा रही है कि शायद एक आतंकी जो वहां से भाग निकला हो। और खासतौर से अनंत, आप जैसा खुद ही बता रहे थे कि जब डेंस पॉपुलेशन होता है, बहुत घनी पॉपुलेशन होता है, तो सुरक्षा बलों के पास जानकारी होने के बावजूद, इनपुट होने के बावजूद आप फायर नहीं खोल सकते हैं। आपको बहुत कुछ सोचना होता है कि सिविलियन पॉपुलेशन को फायर नहीं हो जाए, वो कहीं गोलाबारी की जद में ना आ जाए, वो कहीं घायल ना हो जाए। तो इन सारी चीजों को सोचकर आपको कार्रवाई जो है बहुत संभल के करनी होती है। और जब कार्रवाई जब घनी आबादी में संभल के करते हैं तो जो घनी पॉपुलेशन का जो शील्ड के तौर पर जो है आतंकी इस्तेमाल करते हैं और उसका वो फायदा उठाते हैं और यहाँ भाग निकलते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि खानियार में जो है एक आतंकी मारा गया है, एक घर में आग जरूर लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम जो है उनको बुझा दिया आग को। जी, मेरा एक और सवाल आपसे राजीव, ये हाल फिलहाल में जो आतंकी वारदातों में इजाफा देखने को मिला है, पहले हमने देखा जम्मू रीजन के अंदर काफ़ी हमले हुए, अब हम देख रहे हैं कि घाटी के इलाकों में भी आतंकी अपना दस्तक यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये आतंकियों के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ये लोकल हैं, नई नई इनकी भर्ती हुई है, क्या ये सीमा पार से आए हैं? क्या इनके बारे में जानकारी मिल रही है? देखिए, ज्यादातर जो आतंकी अभी हाल फिलहाल जो मारे जा रहे हैं वो विदेशी मूल के हैं, यानी पाकिस्तान के हैं। लश्कर और जैश के आतंकी हैं, जिनके आका जो है पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और खासतौर से जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 60% से ज्यादा जम्मू कश्मीर में मतदान हुआ है। उस जम्मू कश्मीर में 60% से ज्यादा, 70% ज्यादा मतदान हुआ है, जहां के बारे में पाकिस्तान जो है अनर्गल जो दुनिया भर में प्रचार करता रहता है। तो जब विधानसभा में लोग निकल के बाहर आए, मतदान किया, मुख्यमंत्री नया बने, लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने हैं, ये पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है। और आतंकियों के डर के बावजूद आतंकियों ने मना किया था कि आप सॉरी,
कि आप चुनावी गतिविधि में हिस्सा नहीं लीजिए, लोग आए, सब कुछ हुआ और ये रास नहीं आ रहा, और ये वजह है कि वो आतंकी घटनाओं को इनमें इजाफा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मुंबा देवी से शाइनी एनसी, जो उम्मीदवार हैं शिवसेना शिंदे की शाइना एनसी, उन पर दिए गए अपने विवादित बयान पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्होंने अपने 55 साल के राजनीतिक करियर में कभी महिलाओं का अपमान नहीं किया। अरविंद सावंत के बयान को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि शाइना एनसी शिवसेना शिंदे के टिकट पर मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार हैं। इसी को लेकर अरविंद सावंत ने इंपोर्टेड माल वाला बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मुंबा देवी सीट से शिवसेना यूबीटी ने अमीन पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप सभी जानते हो कि पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया। जिंदगी में नहीं किया, 55 साल राजनीति में हूँ। जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ, वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग, बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इम्पोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या अमीन पटेल ये बयान देते हैं उनकी बहन या उनकी माँ के लिए या उनके कौम के लिए या उनके कोई वोट बैंक के लिए जहाँ से उनकी उम्मीदवार खड़ी थी? आपको चर्चा करना है तो मुद्दे पे। और आज मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूँ संजय राउत के स्टेटमेंट पे, जहाँ वो बोलते हैं कि माफी मांगनी ही नहीं, वो इम्पोर्टेड है। संजय राउत जी, 3 पीढ़ी से मेरे परिवार दक्षिण मुंबई में काम करते आ रहे हैं। मैंने सब सबूत दिखाया है डेट्स के साथ, जहां मैंने अरविंद सावंत के लिए कैंपेन किया 2014 से 2019 तक। तब मैं आपकी लाड़की बहन थी, आज मैं इम्पोर्टेड माल बन चुकी हूँ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक किया तो उसके बाद एक और काउंटर अटैक आया और फाइनली हरदीप पुरी जी ने एक लंबा ट्वीट करके समझाने की कोशिश की है कि कैसा उनका गवर्नेंस मॉडल जो है वो कांग्रेस के गवर्नेंस मॉडल से बेहतर है। हरदीप पुरी जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सवाल ये है सर कि अगर गवर्नेंस मॉडल की चर्चा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल से हट करके पर्सनल अटैक और लाइज और डिसीट की बात हो रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है मैडम। गवर्नेंस मॉडल अलग के हो सकते हैं, पर एक गवर्नेंस मॉडल है जो बीजेपी एक योजना बना के लाभार्थियों तक कुछ उस आर्थिक सुविधाएं देना चाहती है, वो तो गवर्नेंस मॉडल है। पर ये जो गाली गलौज का मॉडल है कि आप इस पे सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको एनर्जी प्राइस के बारे में बता दूं। आप कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और माननीय खड़गे जी, अगर महंगाई बढ़ गई है तो कांग्रेस वाले राज्यों को खोलो ना, पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपए कम करें। और हमारे समय भी अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 समय, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद पेट्रोल और डीजल का दाम 15 रुपए और 17 रुपए कम किया। और माननीय खड़गे जी, आपने क्या किया? आपके एक पढ़े लिखे विद्वान वित्त मंत्री थे, उनका नाम था श्री पी चिदम्बरम जी। चिदम्बरम जी ने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए एक ही कारण है, नाना जो है वो कर्जा ले ले, अपने पोते को बोले वो कर्जा चुका दे। तो उन्होंने 1 करोड़ 41 लाख रुपए के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए।
और उनके जो अगली जनरेशन और अगली जनरेशन, हम लोग 3 करोड़ 21 लाख से अधिक लौटा रहे हैं। मतलब जितने का कर्जा था उसे 3 गुना हमें लौटाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग, ये इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग थी। और आपको मैं थोड़ा ज्ञान देता हूं। ये लोग बात करते हैं मुफ्त बिजली की, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। हमारा क्या मॉडल है गवर्नेंस का? माननीय प्रधान पैनल पे हम आपको थोड़ी सी कंसेशन देंगे। आप सोलर पैनल लीजिए, कंसेशनल रेट पे अपने आवास के छत पे लगाइए। जो बिजली प्रोड्यूस होगी उसमें 300 यूनिट आप अपना आवास चलाने के लिए करिए, मुफ्त नहीं। जो आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे और जो सरप्लस होगी बिजली, उसमें आप चार्जिंग स्टेशन लगाइए ईवी के लिए, या उसको ग्रिड में डालिए, उसका भी आपको कंसेशन मिलेगा। सो एक गवर्नेंस मॉडल है, दूसरा रेवड़ी है। अगर आप हर एक को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे तो पंजाब में जो हो रहा वही हो रहा। पहले कांग्रेस की सरकार ने वहां पे आर्थिक स्थिति को सत्यानाश किया, अब आम आदमी पार्टी की कर रहे। मान लो जो आरोप आप पर भी है ईश्वर की हरदीप कृपा पुरी से जी, राइस लोग वो भी 300 यूनिट के मैं सिद्धारमैया जी का ट्वीट देख रही हूँ। उनका कहना है, उन्होंने प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए ये कहा कि कर्नाटका में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इनहेरिट किया है आपकी सरकार से। उनकी सरकार आने से पहले भाजपा की सरकार थी और वो 40% जो कमीशन सरकार थी, करप्शन सरकार थी, यही बोल रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो ड्रेन हुआ है रिसोर्सेज पर, उसकी वजह आप हैं। देखिए, मैं आपको 2 सवाल काउंटर देता हूं सिद्धारमैया जी को। हम बात कर रहे हैं इस समय, अगर कमीशन एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपने क्या इनहेरिट किया? आप कंटिन्यू कर रहे हैं, पॉइंट 1। दूसरा, ये मुद्दा स्कीम जो है, और जो आपकी धर्मपत्नी को 15 प्लॉट दिए गए हैं जो उन्होंने कहा हम लौटाने को तैयार है, ये भी आपने इनहेरिट किए हैं। मैंने बीजेपी में, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, 8वां साल है मेरा एज ए मंत्री, कभी मैंने नहीं सुना कि किसी मुख्यमंत्री की बीवी को 15 प्लॉट किसी तोहफे में आए हो। तो ऐसा है, इनको अपनी डिफेंस में जो भी कहना है कह ले, उसमें पब्लिक स्क्रूटनी होगी। आपने जो झूठे वादे किए हैं, रेवड़ी बांटने का काम किया है, और अगर कोई एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, देखिए मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूं, इतनी भी टॉलरेंस नहीं है, 0 टॉलरेंस है करप्शन पे भारतीय जनता पार्टी। इनके जमाने जब इनकी केंद्रीय सरकार थी, इनकी वो वोकैबुलरी में क्या क्या वोकैबुलरी थी, 2G 3G, कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG, अलग अलग किस्म के स्कैम थे। बीजेपी की सरकार के समय आपने अगर एलिगेशन किए हैं तो हम उसका सामना करने को तैयार हैं, और बिल्कुल मैं 1 नंबर की ये कंकॉक्शन है। और आप अपनी बात करिए, आपको कितनी देर हो गया सत्ता में, आप अपनी स्कीम जो गारंटी दी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपके फैमिली को मुफ्त प्लॉट्स मिल रहे हैं, ये है वहां पे माहौल। लेकिन हरदीप पुरी जी, ये तो आप मानेंगे कि जो सवाल उन्होंने पूछे हैं उसके वजह से आपको जवाब भी तो देना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अच्छे दिन, विकसित भारत, 2 करोड़ नौकरियां, ये सब आपने प्रॉमिस किए थे, वो कहां है? देखिए, विकसित, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आप ट्वीट्स पढ़ लीजिए, सारे स्टेटिस्टिक दिए हुए हैं। जहां तक अच्छे दिन है मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी विश्व भर में 10वें स्थान पे थी, आज वो 5वें स्थान में है। हमारा जो जीडीपी है $4 ट्रिलियन से पहुंच गया। कुछ देर पहले 2 ट्रिलियन था, अभी जाके 5, 7 और 10 ट्रिलियन पे पड़ रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। और मान ले कि ये चलिए, आप हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? सर के ऊपर एक छत चाहिए, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना मिले, रेवड़ी नहीं है, ये क्राइटेरिया के अनुसार मिले हैं। और 4 करोड़ और बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें बिजली का कनेक्शन दिया है, उसमें पानी का, जल का कनेक्शन दिया, और जो कुकिंग सुविधा है वो एक परिवार को, जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना में, 6 रुपए का दिन का एक परिवार को खर्चा आता है। ये तो सहूलत है, ये सुविधा है। उनकी जो गारंटीज हैं रेवड़ी है, हमारी जो है योजनाएं हैं, और लाभार्थियों में और रेवड़ी में बहुत फर्क होता है। अगर कोई मिसयूज कर रहा है अपने बेनिफिट्स, वो करेक्ट की जा सकती है। पर आप किसी को एक बार मुफ्त की आदत दिलवा देंगे, वो कभी मुफ्त का माल छोड़ने को तैयार नहीं होगा।
लेकिन भाजपा मतलब विश्वासघात कहते हैं और जे का मतलब जो बीजेपी में है उसका मतलब होता है जुमला, यही मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। देखिए ऐसा है, हरियाणा में जलेबी बन रही थी, वो तो फंस गए। अब इनकी समस्या ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड के भी जैसे हालात चल रहे हैं तो ये कुछ भी कहेंगे, विश्वासघात, क्रेडिबिलिटी। अपने अंदर देखिए, अगली बारी अगर आपको सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार से बात करनी हो तो छप्पड़ में करना, एक कमरे में बैठ के। अगर माइक के सामने करेंगे, उनको डांट लगाएंगे तो ये चीज़ बाहर आएगी। अब उसको अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आज मैंने लंबी ट्वीट में जो भी इन्होंने सवाल उठाए मैंने उसका जवाब दिया है। और मैं इनको ओपन डिबेट में किसी भी चैनल पे आप उनके रिप्रेजेंटेटिव को लाओ, हमारे लोग बैठ के उस पर बहस करने को, चर्चा करने को तैयार होंगे। लेकिन आप मानते हैं कि जो जब कांग्रेस ने या कोई विपक्षी दल ने इस तरह की रेवड़ी का अनाउंसमेंट किया है तो वो चुनाव भाजपा के लिए कठिन हो गया है? बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हुए हैं जहां पर आपकी मुश्किलात बढ़ी थी। बताइए। नहीं मैडम 2014 से तो कुछ कठिन हुआ नहीं। 2014 में 37 साल के बाद भाजपा की बहुमत आई, 2019 में 303 सीट आई। अभी भी 2024 में तीसरी बार हमारी प्री पोल अलायंस 292 है। उसके बाद हरियाणा हुआ, वहां पे भी जलेबी इनकी फंस गई, फैक्ट्री में ही रुक गई। फैक्ट्री के गेट से निकलने वाला था ट्रक, वहां रुक गया। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। लोगों तक अपने योजना को पहुंचाना और उसका प्रचार करना एक चीज होती है, और ये जो बिल्कुल जो अनरियलिस्टिक रेवड़ियों की, ये भी मुफ्त कर देंगे, वो भी मुफ्त कर देंगे। मेरे साथ तो हो चुका है। जब मैं नया मंत्रिमंडल में आया, केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो को मुफ्त कर दो, तो मैंने कहा भी उस 28,000 करोड़ का वो जो कर्जा लिया हुआ है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका से, वो कौन लौटाएगा? आज मेट्रो जबरदस्त चल रही है, 990 किलोमीटर। पहले जब मोदी जी ने दायित्व संभाला था 240-42 किलोमीटर थी, और 1,000 किलोमीटर और बने। आपको लोगों तक सुविधा पहुंचानी एक स्कीम के थ्रू, वो असली विकास की इंडिकेशन होती है। ये मुफ्त रेवड़ियां बांटनी या जलेबी बांटनी, वो विकास नहीं होता, वो रेवड़ी बाजार होता है। चलिए, हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी पर आपने वक्त दिया, समय दिया, शुक्रिया। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक और न्यूज़ और अपडेट्स कंटिन्यूड रहेगा। और अब चलते हैं झारखंड के चुनावी दंगल में। एनडीटीवी की टीम पहुंची झारखंड के जमशेदपुर में। वहां जनता क्या चाहती है, क्या है लोगों के मुद्दे, जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी सिकता देव ने। तो झारखंड में एक तरफ चुनावी दंगल है तो दूसरी तरफ यहाँ पर गांव देहात में ये दंगल भी मशहूर है। मुर्गों का दंगल इस वक्त चल रहा है, आप देख सकते हैं, और भारी भीड़ है। तो चुनावी दंगल पर लोगों की क्या राय है, इस पर जानते हैं। क्या सोचकर वोट डालते हो? हम लोग 32 को 3 लागू के लिए हम लोग सोच के डाल रहे हैं। आप वोट डालते हो तो क्या मुद्दा है आपके लिए, किस मुद्दे पर वोट डालोगे? वही जेबी के शेष कहीं नहीं जाएगा। हम लोग के तो कुर्मी समाज का आदमी है, नहीं जाएगा। तो आप लोग अपनी जाति को सोचकर वोट डालते हो। आपके लिए विकास, महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, विकास, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। यहाँ रोजगार नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या करते हो आप लोग? घूमते फिरते हैं, खेती बाड़ी खाते हैं, आराम से खेती बाड़ी कर खाते हैं। और क्या कुछ चाहते हैं कि यहाँ पे और कुछ नौकरी हो, कुछ रोजगार मिले? बच्चे के लिए नौकरी होना चाहिए। देखिए मैडम, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुसीबत है रोजगार का। यहाँ पर कितने भी लड़के हैं सब खाली झंडा ढोने के काम आते हैं। कितने भी नेता आए, कितने भी चले गए, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सभी नेता जीतने के बाद वही काम करते हैं। सब अपने पॉकेट भरते हैं और चुनाव के टाइम उसको बांटने का काम करते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसमें कोई काम ही नहीं होता है। हमको काम चाहिए एकदम रोड मैप की तरह, एकदम नीचे, एकदम नीचे तबके के लोग। योजना नीचे ग्राउंड पर आए, वो जो नहीं पहुंचती, आप ये कह रहे हो? जी मैडम। और बोलना चाहते हैं जैसे जैसे आदिवासी समाज को जैसे यूज़ किया जाता है वैसे काम नहीं होता। अभी भी आप गांव अंदर जाके देखिए, सब वही मतलब है। कोई न शिक्षा पे, आंगनबाड़ी खुला है, आंगनबाड़ी पे कोई नहीं आता है। आप डालने वाले हो पहली बार? अच्छा, क्या तैयारी है, क्या सोचा है? सोच यही है कि हमारी सरकार बदले
क्या चाहते हैं नई सरकार क्या क्या काम करे आपके लिए? नई सरकार आए, हम जैसे जवान लड़कों को रोजगार मिले, नौकरी हो। कुछ वैकेंसियाँ निकलती नहीं है, कुछ निकल रही है तो रद्द हो जा रही है, लीकेज हो जा रहा है पेपर। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए शिक्षा का मुद्दा है। झारखंड में सबसे अगर कोई भी राज्य या देश विकास करता है तो शिक्षा पे विकास करता है। शिक्षा को पूरा चौपट कर दिया गया, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का, चाहे किसी का भी हो। आज देखिए हमें सिर्फ चावल 1000 ये सब दे के सिर्फ मन को भ्रमित किया जा रहा है। जब तक शिक्षा मजबूत नहीं होगा तब तक ना हमारा राज्य होगा ना हम झारखंडी आगे बढ़ेंगे। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार इस इलाके का बड़ा मुद्दा है। तो चुनावी दंगल की तैयारी है झारखंड में, लेकिन यहाँ पर स्थानीय इन गांवों में इस बीच जो सबसे बड़ा दंगल चलता है वो मुर्गों का दंगल चलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवा इस दंगल से जुड़े रहते हैं और इस दंगल में अपने अपने मुर्गों को लेकर वो शरीक होते हैं। तो चुनावी दंगल पर लगातार आपको खबरें मिलती रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर। फिलहाल यहाँ से इतना है। शाहरुख खान आज अपना 59वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर उनके प्रशंसकों के बधाई संदेशों की झड़ी लग गई है। अपने करियर की शुरुआत शाहरुख खान ने टेलीविज़न से की थी। दिल दरिया, सर्कस और फौजी जैसे धारावाहिकों से अपनी पहचान बनाई। उनकी शुरुआती फिल्में दीवाना, कभी हाँ कभी ना, बाजीगर और फिर आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बाद किंग खान की सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लग गई और लोगों के दिलों पर वो राज करने लगे और किंग खान का खिताब उन्हें मिला। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम समेत तमाम फिल्में ऐसी हैं जिनके दर्शक आज भी दीवाने हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने बात की किंग खान के कुछ खास प्रशंसकों से। मैं इस वक्त बांद्रा के बाल गंधर्व रंग मंदिर के सामने खड़ा हूं और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ यहाँ पे किसी नाटक देखने या कोई प्रोग्राम देखने नहीं आई है, बल्कि शाहरुख खान का बर्थडे है। आज 2 नवंबर है और शाहरुख खान के बर्थडे वाले दिन ये जितनी भी क्राउड आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये एसआर के फैंस हैं, शाहरुख खान फैंस हैं। ये सारे के सारे टी शर्ट्स पहन के आए हैं, आप उनकी तरह के देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ हिंदुस्तान से लोग नहीं हैं, हिंदुस्तान से बाहर के भी लोग हैं। यहाँ पे रास्ता पूरा जैम है, दोनों तरफ आप देखिए, दोनों तरफ यहाँ पर भीड़ खड़ी हुई है। दोनों तरफ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त शाहरुख खान यहाँ आएंगे ऑडिटोरियम में और इन फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट करेंगे। जो शाहरुख खान का घर है वहाँ पे आज कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहाँ पर शाहरुख खान आने वाले हैं और सुरक्षा की वजह से वहाँ आज गाड़ियों का भी आना जाना बंद किया हुआ है। शाहरुख खान के सामने जिस तरह की भीड़ हर साल हुआ करती थी उस तरह की भीड़ इस बार वहाँ पर नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि शाहरुख खान इधर आने वाले हैं तो यहाँ पर भीड़ है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे कुछ लोगों से, आइए आगे देखते हैं जो शाहरुख खान के फैंस यहाँ पर हैं कि वो कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं और कितने टाइम तक वो यहाँ खड़े होंगे। आप लोग, हेलो, यू आर शाहरुख फैन? From where are you? Which country? I from Belarus. And you are here for Shah Rukh's birthday. Only for Shah Rukh Khan. Only because of Shah Rukh Khan. Okay. Da. So, have you seen any of the film? Any film? किसी कोई film देखा है आपने? We saw all his films. Which one is your favorite? My favorite Jab Tak Hai Jaan. Jab Tak Hai Jaan. My favorite कुछ कुछ होता है और पठान और डंकी। जी, आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद वडोदरा से हूँ, गुजरात से। और मैं शाहरुख खान के बर्थडे में लास्ट 10 ईयर से आ रहा हूँ। जब मैं 11th स्टैंडर्ड्स में था तब से मैं शाहरुख खान की बर्थडे में आ रहा हूँ और लास्ट 4 साल तो मैंने बहुत धक्के खाए मन्नत के बाहर, तो तब 5वें साल जाके मुझे शाहरुख खान के साथ मीट एंड ग्रीट में मुझे मौका मिला। You know his signature step? Yeah. Yeah, I did it earlier today. You want me to do it? Okay. I know my leg has to come back. And hold that for me. And I go. Thank you. Yeah, मैं गुजराती स्टाइल में शाहरुख खान को बर्थडे विश करना चाहूँ। भारत की शान है, बॉलीवुड की जान है, भारत की शान है, बॉलीवुड की जान है, हमारा भी मान है, होवे होवे बहुत जियो शाहरुख खान। आप दिल्ली से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ।
और हर साल आता हूँ शाहरुख सर के बर्थडे के लिए। और उनका जो जन्मदिन है वो आई थिंक हर फैंस के लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता, और वी सेलिब्रेट लाइक इट अ फेस्टिवल। सब कह रहे थे दिवाली 30 की है, 31 की है, 1 की है। मेरे हिसाब से मेरी दिवाली 2 तारीख की है। वेरी गुड वेरी गुड। भव्य निधि से बात करते हैं। आप बताइए, आप आज सारे फैन क्लब के साथ आप यहाँ पर SRK यूनिवर्स से हैं। भव्य निधि, हम पहले भी इनसे एक बार मिल चुके हैं जवान पठान के टाइम पे, तो मुझे बताइए आज क्या खास प्रोग्राम है? आज हम उन्हें उनके दर्शन करने वाले हैं, शाहरुख खान के, तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड एंड वेटिंग टू गेट इन। जी, और क्या होने वाला है आज? धमाल। जितने भी फैंस आए हैं, आपको इनको संभालने में दिक्कत हो रही है कुछ? क्योंकि दुनिया भर से लोग मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे लोग आए हैं। आपने अभी सीलिया से बात की, वो USA से है, दुबई से है, जर्मनी से आए हैं, सिंगापुर से आए हैं। सो बहुत सारे लोग हैं हर जगह से, और इंडिया से भी बहुत, हर एक कोने से फैंस आए हैं यहाँ पे। मुश्किल हो रही है सबको टिकट देने में, अंदर जाने में? अब सबको तो नहीं मिल सकता। कोशिश पूरी है कि जितनों को दे सके दे रहे हैं। हम सीधे मुंबई का ही रुख करेंगे। वहाँ पर हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनकी रिपोर्ट अभी हमने देखी। प्रशांत से सीधे बातचीत करेंगे। प्रशांत, आपने फैंस के साथ बातचीत की, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा काफ़ी जोश, काफ़ी उत्साह में लोग नज़र आ रहे हैं। आप शाहरुख खान के दर्शन, आज क्या शाहरुख खान ने दर्शन दिए हैं अपने फैंस को? लाइन लगा के कतार में बाहर खड़े थे, और क्या खास इस बार मन्नत के बाहर देखने को मिला आपको? देखिए, इस बार मन्नत के बाहर कुछ नहीं है। मन्नत के बाहर एकदम वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से सारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। वहाँ जाना, वहाँ आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। मीडिया के लोग कुछ ज़रूर खड़े थे सुबह से, लेकिन ये जहाँ मैं खड़ा हूँ बांद्रा में, ये जगह है जिसका नाम है बाल गंधर्व रंग मंदिर नाट्यगृह। यहाँ पर SRK यूनिवर्स के जितने भी लोग हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा है जिसमें शाहरुख खान अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, और अंदर गजब की भीड़ जो है यहाँ पर थी। सारे लोग जो है अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं जहाँ उनका बर्थडे मनाया गया है। बहुत कुछ वीडियोस भी चल रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला अंदर जाने की, नहीं मिल पाए, जो बाहर से आए, और उनको हमने रोते हुए भी यहाँ पे देखा। और ये जो फैंस हैं, ये उनके फ़ैन है, इसी बात से उनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक यहाँ पे जैसे मानसी हमारे साथ खड़ी हुई हैं, ये मानसी, इनको नहीं मिला, बहुत देर से खड़ी हैं यहाँ पे, और इनकी जो शादी का वीडियो बना है पूरा DDLJ स्टाइल है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को भेजूंगा, आप दिखा सकते हैं उसको टीवी पे। तो ये बहुत मायूस है कि इनको नहीं मिला। आप कब से बिना बताए आप आ गई हैं? हाँ जी, मैं बिना बताए आ गई। मैं बचपन से आना चाह रही थी, पापा मम्मी से छुपा के, लेकिन शादी होने के बाद मैंने सोचा इस बार मैं आके देखूँ, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार ही शाहरुख खान बाहर नहीं आ पाया और मेरा एकदम दिल टूट गया। लेकिन इसके बाद भी मैं अगले साल फिर आऊँगी, एंड मैं चाहती हूँ कि दिल से मुझे एक बार वो दिख जाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि एक झलक उसकी मुझे मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस बचपन का मेरा यही सपना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी इधर उधर, क्योंकि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये लोग नहीं आ पा रहे हैं अंदर। लेकिन शाहरुख अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर और यहाँ रुकेंगे, उसके बाद वापस निकल जाएंगे। एक उनकी कोई पार्टी है, पार्टी में वो लोग अपनी पार्टी में जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रशांत ने बताया कि बाकी सालों में जो होता रहा कि मन्नत के बाहर शाहरुख खान आते थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते थे, बर्थडे विशेष स्वीकार करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि